डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, कई लोगों के मरने की आशंका। लोगों ने कहा आतंकवादियों को कड़ी सजा मिले। हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। करंट रूलिंग पार्टी का व्यक्ति होता है तो इस कई बार ऐसा हो जा सकता है कि वायस हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत वाइड जुडिक्शन है। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का बड़ा प्रदर्शन। ये कानून हमें कतई मंजूर नहीं है, ये वक्त वापस लो। होंगी खेल की खबरें और खास रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, पहलगाम में नाम पूछकर एक टूरिस्ट को मारी गोली, फायरिंग में 12 लोग हुए घायल। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई आपात बैठक। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर कहा, संसद ही सुप्रीम, उससे ऊपर कुछ नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दिया भाषण। शरबत जिहाद वाले बयान पर हाईकोर्ट ने रामदेव को लगाई कड़ी फटकार। कहा, कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरने वाला बयान माफी लायक नहीं। रामदेव ने कहा, सभी आपत्तिजनक वीडियो हटाएंगे। सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। लाख के पार पहुंची 10 ग्राम की कीमत। 4 महीने में 24,000 महंगा हुआ सोना। जानकारों ने कहा, अभी और बढ़ेंगे दाम। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ दर्ज किया केस। अमेरिकी सरकार ने $2 अरब से ज्यादा की फंडिंग पर लगाई थी रोक। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। हमले में कई पर्यटकों के मरने की खबर है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है हताहतों की संख्या के बारे में। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की निंदा की है। और जानकारी के साथ हैं आराधना। जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटक स्थल बैसरन घाटी में मंगलवार को आतंकी हमला हुआ, जिसमें कम से कम 10 पर्यटकों के घायल होने की सूचना है। एक पर्यटक के मरने की भी खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला पर्यटकों से भरे इलाके में हुआ था, जहां लोगों को अचानक गोलियों की आवाजें सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया को बताया कि अचानक हुई फायरिंग की वजह से अफरा तफरी मच गई और लोग रोते चिल्लाते हुए यहां वहां भागने लगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG और अन्य सुरक्षा बलों को तुरंत मौके पर रवाना किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बैसरन घाटी एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जहां केवल पैदल या घोड़े से ही पहुंचा जा सकता है। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे कायराना और निंदनीय बताया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों की जल्द से जल्द मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने घटना पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दूं कि इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक, जम्मू कश्मीर के लोगों की, बिलखसूस जो कश्मीरी है, यहाँ टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते हैं। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आजादी है कश्मीरी की, कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब घाटी में पर्यटन का सीजन अपने चरम पर है। जम्मू कश्मीर के लोगों की इनकम का मुख्य स्रोत पर्यटन ही है। पिछले साल गांदरबल जिले के गगनगिर इलाके में आतंकियों ने एक निर्माण स्थल पर हमला कर एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की हत्या कर दी थी। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, रिपोर्ट सुना रही थी आराधना। और इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई
अगले हफ्ते करने को कहा है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं की गई है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की गई टिप्पणियों के विरोध में युवक कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट के साथ है अंशिता। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले हफ्ते कहा था कि देश में चल रहे गृह युद्ध के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने संसद की शक्तियों को हड़पने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, खासकर सीजेआई संजीव खन्ना के खिलाफ की गई टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना गया और इस संदर्भ में कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं। लेकिन इन याचिकाओं के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से अनुमति नहीं मिली। वहीं आज एक अन्य याचिका दायर की गई और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से खुद संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करने को कहा। याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्र बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में सारे पावर आते हैं। पहले आपको यदि कंटेम्प्ट का जो एक्ट है उसमें 1971 में आप सेक्शंस जो 15 है और 14 है उसको थोड़ा सा स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता है। अटॉर्नी जनरल कई बार परमिशन देता है, कई बार नहीं देता है, क्योंकि भारत देश का लॉ ऑफिसर होता है, करंट रूलिंग पार्टी का व्यक्ति होता है। तो इस कई बार ऐसा हो जा सकता है कि वायस हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत वाइड जुडिक्शन है और सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ पर कॉग्निजेंस ऑफेंस ले सकती है और कभी भी किसी मैटर को लिस्ट कर सकती है। इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ दिए गए बीजेपी सांसद के बयानों के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की भी मांग की गई है। ये मामला जस्टिस BR गवई और जस्टिस AJ मसीह की बेंच के सामने तुरंत सुनवाई के लिए रखा गया था। निशिकांत दुबे के इन बयानों से बीजेपी ने तो किनारा कर लिया, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद पार्टी ने उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए ये अटकलें भी लग रही हैं कि कहीं निशिकांत दुबे को पर्दे के पीछे से उनकी पार्टी का समर्थन तो नहीं है। इस बीच नई दिल्ली में युवा कांग्रेस के नेताओं ने आज निशिकांत दुबे के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता निशिकांत दुबे के आवास की तरफ बढ़ने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकरा का कहना था, देखिए हमारी मांग है, सबसे पहले कंटेम्प्ट का मुकदमा जारी होना चाहिए निशिकांत दुबे के खिलाफ। और जैसे उन्होंने उच्च न्यायालय का अपमान किया है, मुख्य न्यायाधीश का अपमान किया है, बीजेपी उनको तुरंत सस्पेंड करे। एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा, ये देश के लिए ठीक नहीं है और ये देश इस संविधान से चलेगा, न कि RSS के विधान से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु के गवर्नर और राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी और कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। निशिकांत दुबे ने उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये टिप्पणी की थी। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में और भी कई पोस्ट लिखी हैं जिन पर आपत्ति जताई जा रही है। DB लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। DB लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। DB लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें देश भर के मुस्लिम संगठनों ने हिस्सा लिया। बोर्ड ने 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक वक्फ बचाओ अभियान के पहले फेज का ऐलान किया है, जिसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 5 मई तय की है। एक रिपोर्ट के साथ है आंचल। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए हिंद समेत देश भर के मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचे। बैठक में वक्फ कानून के खिलाफ आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने को लेकर चर्चा हुई। AIMPLB के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने इस मौके पर कहा कि सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। ये कानून हमें कतई मंजूर नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट की अबूरी राहत पर, इंटरिम रिलीफ पर मुतमईन नहीं है। हमारा ये मुतालबा है कि ये कानून मुकम्मल तौर पर वापस लिया जाए। वक्त तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो। ये वक्त तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो।
वहीं शिया धर्मगुरु सैयद कल्बे जव्वाद का भी कहना था कि महज कुछ एक प्रावधानों को हटाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरा कानून वापस लेना होगा। देखिए, सब जुडिस है, लेकिन 3 चीजें पर बात की है और ये 43 चीजें हैं उस पर कोई बात नहीं हुई है। हम तो पूरे वक्फ बिल को वापस लेने की अपनी तहरीक चलाए हुए हैं। पूरा वक्फ बिल वापस हो, 2-3 नहीं, 3 चीजें आपने ले ली, उसके बाद बकिया को छोड़ दी, उसके बाद वो आजाद हो गए गवर्नमेंट में। नहीं, एक उसमें जितने भी क्लास सब पूरा वक्फ बिल वापस होना है, पूरा वक्फ बिल। ये हमारी लड़ाई है, असल लड़ाई ये है। तो अगर वादा कर लेंगे पूरे वक्फ बिल को स्टे कर देंगे और पूरे वक्फ बिल को वापस लेने की हुक्म नहीं, तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। तो अभी तो 3 चीजें उन्होंने खुद कही है, बस बकिया सारी चीजें घातक है, वो तो उस पर बात ही नहीं हो रही है। तो हमें तो पूरी लड़ाई पूरे वक्फ बिल के लिए है, 2-3 चीजों की लड़ाई नहीं है हमारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कानून पूरी तरह निरस्त नहीं हो जाता। इस आंदोलन को वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान का नाम दिया गया है, क्योंकि मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस कानून में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। AIMPLB के सदस्य और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना था, 2013 में अर्जुन मेघवाल बीजेपी में थे, उन्होंने उसको यूनानिमस पास किया था, जिसमें अडवाणी थे बैठे हुए, लेट सुषमा स्वराज थी। 2013 वक्फ बिल वाज पास्ड यूनानिमसली इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब कैसा बदल गया? अब उसमें जब अच्छा था, अब कैसे खराब हो गया? वहीं भारत सरकार इस कानून को लेकर देश भर में मुस्लिम समुदाय के भीतर जन जागरण अभियान चला रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं कि मुस्लिम संगठन कानून के बारे में अफवाह फैला रहा है। जनता को भ्रम से सावधान रहना चाहिए। भ्रम फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। जो समर्थन कर रहे हैं उन्होंने इसको पूरा एक्ट को पढ़ लिया, उनको लगा, सस्तर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ ली। सस्तर कमेटी ने कहा कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है और अभी 165 करोड़ की इनकम हो रही है। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर हो तो मेरे हिसाब से सस्तर कमेटी ने कहा है कि 10,000 करोड़ की इनकम हो सकती है। तो ये सब चीजें जो मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने पढ़ी हैं वो उसका समर्थन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक प्रोग्राम हाथ में लिया है जन जागरण का कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या है उसको समझाने का काम करें। हमारी पार्टी के लोग समझा भी रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2 और 3 अप्रैल को संसद के दोनों सदनों में लंबी चर्चा के बाद पास हुआ था और उसके बाद राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। सरकार ने भी जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ दर्जनों याचिकाएं चली गईं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी शुरू कर दी है और अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। DB लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं DB लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। विजडम क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2025वें संस्करण में भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को 2024 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है। मंधाना को महिला और बुमराह को पुरुष वर्ग में यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला। इसके अलावा वेस्टइंडीज के विकेटकीपर निकोलस पूरन को T20 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। मंधाना ने दूसरी बार यह अवार्ड जीता, जिससे वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले उन्होंने 2018 में भी ये सम्मान अपने नाम किया था। मंधाना ने 2024 में 1659 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए, जो महिला क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड है। उन्होंने वनडे में 787 रन और T20 इंटरनेशनल में 763 रन बनाए, जिसमें 4 वनडे शतक भी शामिल हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जहां उन्होंने 3 वनडेज में 117, 136 और 90 रन बनाकर एक द्विपक्षीय सीरीज में 343 रनों का रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा एक टेस्ट मैच में उन्होंने 149 रन की शानदार पारी भी खेली। वहीं जसप्रीत बुमराह की बात करें तो बुमराह ने हर प्रारूप में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 2024 में 14.92 की औसत से 71 टेस्ट विकेट लिए, जो किसी भी गेंदबाज का एक साल में सबसे कम औसत है। विशाखापत्तनम टेस्ट में इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस करने से लेकर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जिताऊ गेंदबाजी तक बुमराह ने कई मौकों पर अपनी काबिलियत साबित की। 2024 में हुए T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 4.17 की इकोनॉमी रेट से 15 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में पर्थ टेस्ट में उनकी कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। बुमराह 20 से कम की औसत से 200 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बने। यश त्रिवेदी, DB लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट। मीडिया, खासकर डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए सरकार जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून ला रही है, उसका विरोध तेज हो गया है।
इस कानून के तमाम खतरनाक पहलुओं पर चर्चा करने और इसके खिलाफ रणनीति बनाने के लिए पत्रकारों, वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं समेत कई बुद्धिजीवियों ने दिल्ली में एक संगोष्ठी की। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। डिजिटल के इस जमाने में मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश के खिलाफ दिल्ली के पत्रकारों ने एकजुट होने का ऐलान किया है। तमाम पत्रकार संगठनों का कहना है कि मोदी सरकार ने जिस तरह डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन कानून बनाया है उससे साफ है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। दिल्ली के प्रेस क्लब में इसे लेकर पत्रकारों, सामाजिक न्याय से जुड़े कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार संगठनों और वकीलों ने इस कानून के खतरे को बताते हुए आगे की रणनीति बनाई और देश भर के पत्रकारों को इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली अंजलि भारद्वाज ने कहा कि अगर ये कानून लागू हो गए तो देश के पत्रकार कोई सही खबर कभी नहीं दे पाएंगे और अगर उन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया तो उन पर 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए तक का हर्जाना लगा दिया जाएगा। जबकि सरकार ने यह कानून बनाते वक्त ये कहा था कि इसके दायरे में पत्रकार नहीं आएंगे, लेकिन पिछले दिनों जब इस एक्ट से संबंधित एक ड्राफ्ट नियमावली सरकार ने सार्वजनिक की तो उससे साफ हो गया कि इसके दायरे में तो पत्रकार भी आ रहे हैं। जाहिर है सरकार इस एक्ट की आड़ में देश के पत्रकारों पर अंकुश लगाना चाहती है ताकि वे सरकार विरोधी खबर न दे सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सवाल केवल भाजपा सरकार का नहीं है, बल्कि जो कोई भी सरकार केंद्र में आएगी वह इस एक्ट के तहत पत्रकारों को प्रताड़ित करेगी और देश में किसी भ्रष्टाचार और किसी गड़बड़ी को पत्रकार उजागर नहीं कर पाएंगे। यहाँ मौजूद तमाम वक्ताओं ने इसे मीडिया पर पूरी तरह सेंसरशिप लगाने की साजिश करार दिया और कहा कि यह काला कानून है और इसे किसी भी तरह मंजूर नहीं किया जा सकता। सरकार ने कानून को लेकर जो ड्राफ्ट जारी किया है उसके तहत अगर कोई पत्रकार किसी व्यक्ति से कोई डाटा लेता है या सूचना हासिल करता है तो पहले उसे उस व्यक्ति से लिखित तौर पर इजाज़त लेनी होगी। एक फॉर्म पर उसे हस्ताक्षर कराना पड़ेगा और उसके बाद ही वह पत्रकार किसी अधिकारी या व्यक्ति से कोई सूचना या डाटा ले पाएगा या फिर उसका बयान अपने खबर में लगा पाएगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोई व्यक्ति उस पत्रकार की सेंट्रल डाटा बोर्ड में शिकायत कर सकता है और सरकार उसके आधार पर कार्रवाई कर सकती है। इस डाटा कंट्रोल बोर्ड के सारे सदस्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे और यह बोर्ड एक तरह से सरकार के विभाग की तरह काम करेगा। जाहिर है यह बोर्ड सरकार के इशारे पर उस पत्रकार को प्रताड़ित भी करेगा जैसे ईडी करती है और उसकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। इसलिए डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही खतरनाक कानून है। संदेह ये भी जताया जा रहा है कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए सरकार आपकी निजता को भी भंग कर सकती है और आपके ईमेल, व्हाट्सएप या लैपटॉप से कोई भी डाटा ले सकती है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अलावा भारतीय महिला प्रेस क्लब, एडिटर्स गिल्ड, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और अन्य संस्थाओं के भी सदस्यों ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है। एडिटर्स गिल्ड ने तो इस बारे में सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र भी लिखा है और अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठकुराता का कहना है कि पुलिस वैसे ही किसी मामले में या घटना में पत्रकारों के कैमरे, लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लेती है तथा उसे लौटाती भी नहीं है। ऐसे में पत्रकारों के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि करीब 400 लोगों के मोबाइल, लैपटॉप आदि पुलिस ने जब्त कर रखा है और अभी तक लौटाया नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश भी दिया कि वह इस बारे में कोई नियम बनाए। जाहिर है इस बिल को लेकर देश भर में विरोध तेज हो रहा है और खासकर डिजिटल पत्रकारिता को काबू में करने की कोशिश हो रही है और इसके खिलाफ पत्रकार पूरे देश में एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।